बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, चैप्टर 9 में यानी जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम प्रीवियसली लॉ ऑफ मैस सेक्शन और लॉ ऑफ मैस सेक्शन फॉर जनरल रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फाइनल डिराइव भी कर चुके हैं, जिसमें हमने कहा था कि प्रोडक्ट्स ऊपर आएंगे और रिएक्टेंट्स नीचे आएंगे। हमने पिछले लेक्चर में केसी लिखना भी सीखा था कि केसी किस तरह से हम लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को। आज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी बुक का टॉपिक 9.3 है। इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, इसको कैलकुलेट किस तरह से करेंगे और इसके यूनिट्स बड़े इंपॉर्टेंट है इसके कि केसी के दो केसेस हैं, एक केस जिसमें यूनिट होगा, एक केस जिसमें यूनिट नहीं होगा, तो उन दोनों पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। ओके जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मूव टू द डेफिनेशन। जो है आप पहली बार अगर अपनी बुक से पढ़ोगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको पार्ट्स में समझ के याद करोगे देन इट इज़ द सिंपलेस्ट वन एंड ईजी वन। ओके, अच्छा, ये एक रेशो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के जो हमने डिराइव किया था, जिसमें हमने कहा था कि रेशो है, रेशो में नोमिनेटर में प्रोडक्ट्स आएंगे और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स आएंगे। तो यहाँ देख लेते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा है। रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। अब इस स्टेटमेंट को समझिएगा। प्रोडक्ट ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब प्रोडक्ट्स की अमाउंट, रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट मतलब हमने उसके मोल्स को उसकी पावर बना देना है। ठीक हो गया। तो यानी आपके पास जो रेशो में ऊपर चीज़ आएगी वो क्या आएगी, प्रोडक्ट्स लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है उनके कॉन्सेंट्रेशन को, और उनकी जो पावर आएगी वो उनके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। ये हो गया हमारा नोमिनेटर। रेशो टू का मतलब है जो अगली बात आएगी वो डिनोमिनेटर की आएगी। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। ऊपर क्या थे प्रोडक्ट्स, नीचे क्या है रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन का भी प्रोडक्ट लेना है हमने, यानी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को भी मल्टीप्लाई करना है। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वहाँ पर क्या बन जाएंगे, पावर बन जाएंगे। ठीक हो गया। सो नोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट्स और उनकी कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएंगे, रिएक्टेंट्स और उनकी कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, यानी कॉन्सेंट्रेशन को हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और उनके नंबर ऑफ मोल्स अगर हैं यानी 1 से ज़्यादा हैं तो वो उसकी पावर में आ जाएंगे। और इसी डेफिनेशन का अगला पार्ट ये है, एज एक्सप्रेस्ड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो केसी के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो, क्योंकि अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं होगी तो आपका केसी गलत आएगा। जब आप एक्सप्रेशन गलत लिखोगे तो आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी गलत काउंट करोगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का पता हो। सो दिस इज़ अबाउट द डेफिनेशन, जिसमें आपके पास क्या है जी, सिंपल केसी के ऊपर आ जाएंगे प्रोडक्ट्स, नीचे आ जाएंगे रिएक्टेंट्स, और हमने उसकी पावर में लिख देने हैं नंबर ऑफ मोल्स अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट आपके पास आता है जी इसका फॉर्मूला। फॉर्मूले में भी वही डेफिनेशन वाली बात की हुई है कि आपके पास केसी क्या है जी, रेशो है, रेशो में ऊपर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, जो पहले वाला प्रोडक्ट ऑफ लिखा हुआ है आपकी स्टेटमेंट में उसका मतलब मल्टीप्लाई है, यानी मल्टीप्लाई करना है आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को, और अगर मोल्स हैं तो वो पावर बन जाएंगे। और डिनोमिनेटर में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करना है, और अगर नंबर ऑफ मोल्स हैं तो वो पावर बन जाएंगे। सो दिस इज अबाउट द फॉर्मूला। डेफिनेशन और फॉर्मूले में बिल्कुल एक ही चीज़ लिखी हुई है, फ़र्क क्या है, आपने डेफिनेशन में एक चीज़ ऐड कर देनी है जी, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके जी, अब आगे नेक्स्ट पेज पे आपने ये क्वेश्चन लिख लेना है अपनी बुक पे, हाउ टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, यानी केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू को हम किस तरह से काउंट करेंगे। इट इज़ कन्वेंशनल टू राइट द प्रोडक्ट्स एज नोमिनेटर एंड रिएक्टेंट्स एज डिनोमिनेटर। ये हमने डिराइव भी किया लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में, और अभी हमने डेफिनेशन में भी देखा कि नोमिनेटर में आपके पास आएंगे प्रोडक्ट्स और डिनोमिनेटर में
रिएक्टेंट्स। तो सिंपल आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट करने के लिए यानी Kc की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपका सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखना है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखना बताया था कि हम Kc किस तरह से लिखते हैं। जब आप Kc लिख लोगे तो अगला स्टेप क्या है कि आपने इक्विलिब्रियम जब अचीव हो जाएगा उस पॉइंट पर आपने सारे जो उसके रिएक्टेंट्स होंगे या प्रोडक्ट्स होंगे उनकी अमाउंट्स को लेना है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन को लेना है और उस एक्सप्रेशन में पुट कर देना है। जब आप उस एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो आपके पास Kc की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। पहला स्टेप क्या है कि आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो। दूसरा स्टेप आपने उसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखना है। तीसरा स्टेप इक्विलिब्रियम पे आपने उसकी अमाउंट लिख देनी है, जितनी जितनी प्रेजेंट होगी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट्स लिखकर आप आंसर निकाल लोगे और जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो Kc की वैल्यू होगी। रिमेंबर दैट थिंग कि जो Kc है ये चूँकि इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है तो ये इक्विलिब्रियम पर ही हम अमाउंट लेंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, इक्विलिब्रियम से पहले नहीं ले सकते या इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करके नहीं ले सकते। फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं एज इट इज़ हेडिंग बना लीजिएगा अपनी बुक पे। डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो Kc जो है वो टेम्परेचर पे सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो हमारे रिएक्शन का रेट चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएंगे। जब अमाउंट चेंज होगी तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो अल्टीमेटली हमारे Kc को चेंज कर देगी। तो इसलिए टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है जिस पर Kc डिपेंड करता है। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम के मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में भी कहा था कि इक्विलिब्रियम जो है वो इंडिपेंडेंट है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है। इसी तरह से जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है जो Kc है वो भी इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जितनी भी होगी इक्विलिब्रियम अचीव होगा थोड़ा टाइम के बाद, और जो Kc आएगा हमारे पास उसमें जो अमाउंट्स आएंगी और उसके बाद जो हमारे पास रेशियो के बाद वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास सेम आएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जितनी भी हो, क्योंकि ये क्या है, रेशियो है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ Kc की, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन जिसमें Kc का यूनिट हो सकता है और एक कंडीशन जिसमें Kc का यूनिट नहीं हो सकता। दोनों कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात के वो देख लेते हैं कि जी व्हेन डज Kc हैज़ नो यूनिट। एज इट इज़ क्वेश्चन लिख लीजिएगा अपनी बुक पे। तो किस केस में Kc का कोई यूनिट नहीं होगा? Kc हैज़ नो यूनिट in reactions with equal number of moles on both sides of the equation। अगर इक्वेशन के बोथ साइड पे यानी एरो से पहले भी और एरो के बाद भी रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे, नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड पे बराबर होंगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो आपके पास Kc, उसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है। अब इसके रीज़न क्या है कि वो उसके यूनिट्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। किस तरह से कैंसिल होंगे वो देख लेते हैं। ये आपकी बुक की एग्जांपल है, H2 + I2 goes to 2Hi। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि नंबर ऑफ मोल्स हैं कौन से। H2 के लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है, तो 1 वहाँ पर नंबर ऑफ मोल है। I2 के लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, वहाँ पर 1 नंबर ऑफ मोल है। तो 1 + 1 कितने हो गए? 2। तो रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। प्रोडक्ट्स में देखो तो HI के लेफ्ट साइड पे 2 लिखा हुआ है। If I pick up the pointer, ओके, यहाँ पर आपके पास H2 है, H2 के लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है? 1, यानी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। तो इसके यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए? 1। इस तरह से I2 के भी कितने हैं? 1, तो ये कितने हो गए? 2। अगर आप HI की बात करो तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने लिखे हुए हैं? HI के लेफ्ट साइड पे कितना लिखा हुआ है? 2। तो आपके पास इक्वेशन से पहले, इक्वेशन के बाद नंबर ऑफ मोल्स क्या रहे? सेम रहे। रिएक्टेंट्स के भी नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, प्रोडक्ट्स के भी 2 हैं। इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन के दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, इक्वल हैं, तो Kc का कोई यूनिट नहीं होगा।
ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो Kc इज इक्वल्स टू H, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से Kc का एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन हमने लिख लिया, प्रोडक्ट्स ऊपर लिख लिए, रिएक्टेंट्स नीचे लिख लिए। आपके पास प्रोडक्ट्स क्या हैं, HI आपका प्रोडक्ट है, HI की पावर आ गई 2 क्यों आई, क्योंकि उसके नंबर ऑफ मोल्स 2 थे। इसी तरह से डिनोमिनेटर में आपके पास आ गए रिएक्टेंट्स में H2 की पावर क्या आएगी, 1 आएगी, यानी हम उसको नहीं लिखेंगे, जिसका मतलब ये है कि H2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1। इसी तरह से I2 के नंबर ऑफ मोल्स भी कितने हैं, 1। अगर आप लोगों को याद हो तो मैथ्स लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में हमने कहा था कि जो कॉन्सेंट्रेशन है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन या जो एक्टिव मास है, उसका यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, तो HI का स्क्वायर है, इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर। इसी तरह से H2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब। I2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर है, ऊपर नीचे भी 2 मोल पर डीएम क्यूब है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो कैंसल आउट हो जाएंगे तो अल्टीमेटली Kc का कोई यूनिट नहीं होगा। सो दिस इज द कंडीशन। ये आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें इक्वेशन के दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं, तो यूनिट्स क्या कर जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने की वजह से अल्टीमेटली Kc का कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, अगली एग्जांपल देख लेते हैं कि Kc का जिस केस में यूनिट होगा। अब इसमें क्या होगा कि इक्वेशन के दोनों साइड पे, यानी एरो से पहले और एरो के बाद, जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। जब इक्वल नहीं होंगे तो आपके पास Kc का कोई ना कोई यूनिट लाजमी निकलेगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन प्लस 3H2 गोज टू 2NH3। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपने लिखना है जी Kc में आपने ऊपर लिख दिए प्रोडक्ट्स, नीचे आपने लिख दिए रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट में आपके पास NH2 के साथ क्या लिखा हुआ है, 2, तो आपने उसका स्क्वायर लिख दिया, यानी उसकी पावर लिख दी। इसी तरह से रिएक्टेंट्स में N2 के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब N2 की पावर क्या आएगी, 1 आएगी, जिसको हम नहीं लिखेंगे। H2 के साथ क्या लिखा हुआ है, 3, तो 3 उसकी क्या बन जाएगी, पावर। Kc लिख लिया। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है आपने इसके लिखने हैं यूनिट्स। तो अगर आपको पता है जी एक NH3 का यूनिट कितना है, मोल पर डीएम क्यूब, चूंकि उसका स्क्वायर है तो उसके यूनिट का भी स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से N2 है तो उसका भी मोल पर डीएम क्यूब आ गया। H2 है तो H2 का भी मोल पर डीएम क्यूब आ गया। चूंकि उसके ऊपर 3 है तो यहाँ पर भी मोल पर डीएम क्यूब की पावर क्या आ जाएगी, 3। अब अगर आप इसको देखो तो आपके पास यहाँ पर ऊपर कितने हैं, 2। ये 2 अगर हम इसके 3 से काटे तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, यानी यहाँ पर 1 मोल डीएम क्यूब और 1 मोल डीएम क्यूब, यानी 1 के नीचे 2 मोल पर डीएम क्यूब बच जाएंगे। ये आपके पास मोल पर डीएम क्यूब की पावर क्या आ जाएगी, 2, क्योंकि 2 रह गए। ठीक है, और हमें पता है जी जब डिवीजन से वो ऊपर जाएगा तो उसकी जो पावर है उसका साइन ऑपोजिट हो जाता है। तो नीचे चूंकि मोल का स्क्वायर था, जब आप स्क्वायर को ओपन करोगे, आप यहाँ पर अगर इसको ओपन करो, मोल पर डीएम क्यूब है आपके पास, उसका स्क्वायर है तो मोल का स्क्वायर आ जाएगा, और ये 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो डीएम - 6 आ जाएगा। और इसी को जब आप इक्वेशन के ऊपर लेकर जाओगे, डिवीजन से ऊपर लेके जाओगे, तो यहाँ पर ये -2 हो जाएगा और ये +6 हो जाएगा। तो आपके पास यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा आपके पास मोल की -2 और डीएम की +6। ठीक है, सो दिस इज हाउ Kc हैज़ यूनिट। किस केस में, जिस केस में इक्वेशन के दोनों साइड पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं है। यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 1 और 3, 4। ठीक है, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 3 था, 1 + 3 4। यहाँ पर कितने हैं, 2। इज दैट इक्वल, नो, ये इक्वल नहीं है। चूंकि ये इक्वल नहीं है इसलिए आपके पास Kc का यूनिट आएगा। अगर ये इक्वल होते, जिस तरह से पिछले एग्जाम्पल में थे, तो वहाँ पर Kc का कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, आपकी बुक पे प्रॉब्लम्स डिस्कस की हुई हैं न्यूमेरिकल्स में, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं डिस्कस करूँगी, उनको देख लेते हैं।
प्रॉब्लम 9.1 है आपकी बुक की। ओके, प्रॉब्लम देख लेते हैं जी। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड बाय रिवर्सिबल रिएक्शन एज फॉलोज। रिएक्शन आपको गिवन है, H2 + I2 goes to 2HI। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये जो मैंने हाईलाइट किया वही आपको क्वेश्चन है। इसमें H2 की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, I2 की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, HI की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। ये वो कॉन्सेंट्रेशन है जो इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होगी आपके रिएक्शन मिक्सचर में। और अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, आपने Kc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो Kc की वैल्यू कैलकुलेट करने का अभी हमने देखा कि सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपना गिवन लिख लेना है। गिवन में आपके पास इन सब की आ जाएंगी कॉन्सेंट्रेशंस। गिवन लिख लिया। सेकेंड स्टेप आपने लिखना है Kc। तो Kc जब आप लिखते हो, आप नोमिनेटर में प्रोडक्ट्स लिखते हो, जिसमें आपने HI लिखा, उसके ऊपर पावर में 2 क्यों आया, क्योंकि उसके 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। इस तरह से डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा रिएक्टेंट्स, जिसमें H2 है और I2 है। इसकी पावर हमने कोई नहीं लिखी क्योंकि इन दोनों के 1-1 मोल प्रेजेंट है। ठीक है, इसी रिएक्शन का अभी हमने यूनिट भी डिराइव किया है, जिसमें Kc का कोई यूनिट नहीं था। उसकी रीज़न ये थी कि दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल थे। अगला स्टेप आपने क्या करना है, आपने Kc का एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। HI की वैल्यू पुट कर दी आपने, जो आपके पास गिवन थी 0.49। H की वैल्यू पुट कर दी आपने 0.05 और I2 की वैल्यू पुट कर दी आपने 0.06। वैल्यू पुट की, आंसर निकाला, आंसर आपके पास आया 80। तो Kc यानी इक्विलिब्रियम पर जो आपके पास इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन या Kc की वैल्यू आई है वो 80 आई है, जिसके साथ कोई यूनिट नहीं आया। इसकी रीज़न अभी हमने देखी है कि चूँकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं दोनों साइड्स पे, तो वहाँ पर कोई यूनिट नहीं आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस में जब अमोनिया बनता है तो उसमें N2 रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और बनाता है जी अमोनिया, जिसमें उन्होंने आपको कॉन्सेंट्रेशन दे दी है। ठीक है जी, कॉन्सेंट्रेशन आपके पास नाइट्रोजन की है 0.602, हाइड्रोजन की है 0.420 और इसी तरह से अमोनिया की है 0.113 मोल पर DM3, जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप है, हमने गिवन लिख लिया। गिवन में हमने सारे जो आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स थे रिएक्शन मिक्सचर में, उन सब की अमाउंट लिख ली, कॉन्सेंट्रेशन लिख ली। सेकेंड स्टेप हमने क्या करना है, हमने Kc लिखना है। तो Kc हमने कैसे लिखना है, ऊपर प्रोडक्ट्स नीचे रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स उसकी पावर में आ जाएंगे, यानी NH3 के 2 मोल्स हैं तो उसकी पावर 2 आ जाएगी। और नीचे आपके पास H2 है तो H2 के 3 मोल्स हैं तो पावर में 3 आ जाएगा। इसी तरह से N2 का 1 ही मोल है तो उसकी पावर हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये शो करता है कि उसका 1 मोल है। ठीक है जी। तो यहाँ पर चूंकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है, जिस तरह से अभी हमने एग्जांपल में देखा, तो इसी एग्जांपल को देखा हमने यूनिट डिराइव किया था मोल का -2 और DM का 6, वही आपको आंसर में नज़र भी आ रहा है। ठीक है, तो अगला स्टेप हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज पुट करनी है। NH3 की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास 0.113, वो हमने लिख दी। देन आपके पास N2 की वैल्यू कितनी है 0.602 लिख दी हमने। H2 की वैल्यू कितनी है 0.420 लिख दी। इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आंसर आ गया जी Kc की वैल्यू, जो कि कितनी आई है 0.286 मोल की -2, DM की 6, जो हमने अभी डिराइव किया है यूनिट। तो यूनिट अब हमारे पास क्यों आया है, क्योंकि दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं थे। ठीक है जी। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रॉब्लम आपके पास है जी 9.3 आपकी बुक पे। इस प्रॉब्लम में क्या है जी, आपके पास PCl3 रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ और आपके पास आएगा जी PCl5। अब यहाँ पर उन्होंने आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं दी हुई, यहाँ पर आपने खुद लिखनी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको गिवन है, थोड़ी सी डिफरेंट है ये। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है आपको 0.13 और कॉन्सेंट्रेशंस आपको गिवन है PCl3 और Cl2 की 1 और 9। कैलकुलेट आपने करना है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। तो सबसे पहला स्टेप क्या है जी, आपने अपना गिवन लिख लिया।
गिवन में आपने लिख दिया जी PCl3 जो है वो 10 मोल पर DM क्यूब है, Cl2 जो है वो 9 मोल पर DM क्यूब है, Kc उन्होंने दिया हुआ है और फाइंड हमने क्या करना है, हमने PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है। यहाँ पर हमने Kc कैलकुलेट नहीं करना, यहाँ पर Kc उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर हमने PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है। सबसे पहला स्टेप क्या है जी कि हम लिख लेंगे जी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चूंकि हमें गिवन नहीं है इसलिए हम लिखेंगे, पिछले क्वेश्चंस में हमें गिवन थी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसलिए हमने अपने सॉल्यूशन में उसको ऐड नहीं किया खुद से। यहाँ पर चूंकि हमें गिवन नहीं है तो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे जिसमें PCl3 रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ और बनाएगा PCl5। नेक्स्ट स्टेप हमें पता है जी हमने Kc लिखना है, Kc में प्रोडक्ट्स ऊपर, रिएक्टेंट्स नीचे, PCl5 ऊपर, PCl3 और Cl2 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या कर दिया जी, हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। वैल्यूज़ हमने पुट की हैं जी, क्या हमने Kc की वैल्यू पुट कर दी 0.13 पर मोल DM क्यूब, ठीक है जी, और हमने PCl3 की वैल्यू पुट कर दी 10, इस तरह से हमने Cl2 की वैल्यू पुट कर दी 9, ठीक है। ये इधर डिवाइड हो रहे हैं तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमारे पास PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 11.7 पर मोल DM क्यूब, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया है जी PCl5 की अमाउंट कंसेंट्रेशन जो होगी एट इक्विलिब्रियम। यूनिट आपको पता है जी पर मोल DM क्यूब आएगा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे जाहिर है यहाँ से, और यूनिट कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए और ये Kc भी कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, ये न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए, ठीक है। बड़े सिंपल से हैं, सिंपल वैल्यू पुट करनी है आपने और Kc लिखना आना चाहिए। Kc लिखना तो लाजमी आना चाहिए बिकॉज मैंने आपको जिस तरह से प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट है, जो सा मर्जी पास पेपर उठा कर देख लो, Kc फाइंड करना है जी आपने इक्वेशन का, ये आपको मस्ट आना ही आना है और आपको आना भी चाहिए, ठीक है जी। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा है जी अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी डेफिनेशन देखी, फॉर्मूला देखा, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, उसके यूनिट्स देखे और न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए जिसमें हमने Kc की वैल्यू को कैलकुलेट किया। गॉट इट जी, थैंक यू वेरी मच।